उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर सवाल जवाब हुए। जहां सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी सत्ता पक्ष से कई सवाल किए, जिसके बाद जनता टीवी ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, कपिल देव अग्रवाल और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की। और क्या कुछ कहा गया नेताओं द्वारा, सुनी। मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं, मैं उनसे जानूं सर, लव जिहाद के मुद्दे को लेकर के क्या जो है वो हद है, विपक्ष का लगातार विरोध था। देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा, ये जो जैसे मैं बरेली का उदाहरण देता हूँ। बरेली में तौकीर रजा खान ने सार्वजनिक कहा कि हम इतने जोड़ों का धर्मांतरण कराएंगे। ऐसी समस्याएं बरेली में थी, उत्तर प्रदेश में थी, इसलिए योगी सरकार इस कानून को लाई है। जबरदस्ती कोई धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। जो जबरदस्ती धर्मांतरण होगा तो वो दंडनीय अपराध है। दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ हैं। सर, तीसरा दिन था, आज बजट पर चर्चा हुई। मदरसे को कुछ मिला है? मदरसों को अच्छी तालीम मिली है, मदरसों को बेहतर व्यवस्थाएं मिल रही हैं, मदरसों को दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मदरसों के बेहतर व्यवस्थाओं के लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार के जो सार्थक प्रयास हैं धरातल पर दिख रहे हैं। कल एक विधेयक पास हुआ लव जिहाद का, जिसमें कहा गया कि अब उम्र कैद तक का प्रावधान किया गया है। कैसे देखते हैं? काफी हंगामा भी हुआ उसको लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश के बेहतर व्यवस्थाओं के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, सुरक्षित माहौल बनाने के लिए हम सकारात्मक भाव से तालमेल बैठा के सकारात्मक भाव से काम कर रहे हैं। हमारे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। सर, अनुपूरक बजट पे चर्चा हुई विपक्ष की तरफ से कुछ? अभी विपक्षी चर्चा नहीं होगी, होने की संभावना है। पर इतना शानदार बजट, प्रदेश का सर्वांगीण विकास। अब आप कहें बजट तो पहले ही पास हो चुका, तो बजट पास हुआ तो अनुपूरक बजट की यानी अधिक धन की आवश्यकता तब पड़ती है जब लगातार काम हो रहे हैं। लगातार काम हो रहे हैं, हर क्षेत्र के अंदर विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में धन की आवश्यकता है। तो चाहे वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे बसों का खरीदने का विषय हो, चाहे हमारा विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास का विषय हो, उन सब में अनुपूरक बजट की आवश्यकता है ताकि और अधिक काम हो सके, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को उनकी कृषि का अच्छी तरह से उचित मूल्य मिले, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रियां तेजी से गति करें। ताकि इंडस्ट्रियां चलेंगी तो प्रदेश का विकास होगा, सबको रोजगार मिलने का काम होगा। तो मुझको लगता है कि शानदार बजट अनुपूरक बजट के रूप में माननीय वित्त मंत्री के द्वारा रखा गया, हम उसका स्वागत करते हैं। सर, एक विधेयक पास हुआ है यहाँ पर लव जिहाद का, जिसमें कहा गया धर्मांतरण को लेकर काफी सख्त कानून बना दिया गया है। आप मुजफ्फरनगर से आते हैं, एक घटना वहां पर भी हुई थी सपा सरकार में। क्या ऐसे कानूनों की जरूरत अब और बड़ी हो गई है? देखिए, इतिहास बात के लिए गवाह है। देश की आजादी से पहले भी, मुगलों के शासन में भी लगातार तलवारों के बल पर धर्मांतरण होते रहे और लोगों ने लालच दे करके भी, कई ईसाई मिशनियां हमेशा पकड़ी जाती रही कि लालच दे करके गरीबों को, निर्धन लोगों को, कभी शिक्षा का लालच, कभी धन का लालच, कभी नौकरी का लालच, और ऐसे मिला करके, और उसमें जो माइनर होते हैं, बालिकाएं होती हैं, उनका धर्मांतरण होता है और धर्म परिवर्तन कर करके उन्हें विभिन्न प्रकार के लालच दिए जाते हैं। तो आज वर्तमान में जिस प्रकार की सरकार है, अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे समय में बहुत आवश्यक है कि ऐसे कानून लाए जाए ताकि कोई किसी के लालच में ला करके, बहला करके, फुसला करके बालिकाओं को, बच्चों को, गरीबों को उनका धर्मांतरण ना कर सके। तो उनके लिए सख्ती के साथ उस पर कानून का पालन हो, इसलिए विधेयक है। सर, लोकसभा की भी कार्रवाई आप देख रहे होंगे। कल जाति को लेकर बहुत हंगामा हुआ। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जात पूछ ली, उसके बाद अखिलेश यादव काफी फायर हो गए और जाति जनगणना की मांग पर अभी भी सब अड़े हुए हैं। राहुल गांधी की जाति नहीं पूछी, पर वो कहते हैं कि जहां गहर होती है पानी मरता है। राहुल जी का नाम उन्होंने नहीं लिया, पर राहुल जी को ये टिप्पणी क्यों हुई, राहुल जी की इस बात से परेशानी क्यों होती है? सांसद तो वहां पे और ही बहुत सारे थे, उन्होंने किसी के बारे में नहीं कहा। पर चूंकि हमेशा उन्हीं की जाति के ऊपर विषय आता है, कभी वो मंदिर नहीं था इसकी बात करते हैं, कभी राम सेतु नहीं था इसकी बात करते हैं, कभी वो हिंदू धर्म को हिंसक बताने का काम करते हैं। तो मुझको लगता है उन्हीं के ऊपर पानी मरा और उन्हीं को ज्यादा इसकी वजह चोट लगी है। अनुराग ठाकुर ने किसी जाति या किसी सांसद के ऊपर किसी टिप्पणी नहीं की। धर्मपाल जी हैं। धर्मपाल जी, सर, आज कैसा रहा दिन? अनुपूरक बजट पेश हुआ है। आज का दिन बहुत बढ़िया, देख रहे हो, पूरा मानसून आया है। मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। अब इसमें देखिए, ये सावन का महीना है और सावन के महीने में बरसात का विशेष महत्व है और ये आज विधानसभा में पानी आया है। मैं इस समय इसको कहूँगा, राजनीति के साथ साथ जहाँ जल है वहाँ शिव है और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है।
तो विधानसभा का भी कल्याण है। सर विधानसभा में भी पानी भर गया, सड़कों पे पानी कल्याण है, ये कल्याण है। तो देखिए धर्मपाल जी हैं, विधानसभा में आज पानी भर गया, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि ये कल्याण है, लेकिन सच में असलियत ये है कि कई सड़कों पर आज सिर्फ जो आप विधानसभा की तस्वीर देख रहे हैं ये मुख्य द्वार है, क्योंकि ये ऊंचाई पर है इसलिए यहाँ पर नहीं पानी नहीं भरा, लेकिन अन्य जो मार्ग हैं, इसके अन्य जो रास्ते हैं वहां पर जलभराव हुआ है। मंत्री जी भी इस बात को मान रहे हैं कि जलभराव हुआ है। नगर विकास मंत्री भी आज यहाँ से निकलने में फंस चुके थे क्योंकि उन्हें भी अपना रास्ता बदलना पड़ा। और वो जो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इसी वजह से कई मंत्रियों को आज अपने रास्ते को बदल कर जाना पड़ा। अमूमन जिन रास्तों से वो गुजरते थे उधर से नहीं निकले, लेकिन आज के मौसम ने तस्वीर जरूर साफ कर दी है कि विधानसभा के अंदर भी जल भराव की स्थिति है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ। दिल्ली में हुए हादसे के बाद से झांसी का जेडीए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। आपको बता दें कि झांसी जेडीए प्रशासन उच्च अधिकारियों की लगातार बैठकें कर रहा है कि जितने भी मानक के अनुरूप बेसमेंट नहीं बने हुए हैं या जिन होटलों में या फिर हॉस्पिटल्स में, मॉल में इस तरह के मानक विरुद्ध बेसमेंट चलाए जा रहे हैं उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा सके, वहां पर कामकाज रोका जा सके। दिल्ली में घटना हुई है, सबको पता है, तो उसके बाद शासन से भी निर्देश आया। उसके क्रम में हम लोगों ने अपनी टीमें बना दी हैं। टीम ने कल से सर्वे शुरू कर दिया है और सर्वे हमारा लगभग 40% कंप्लीट हो गया। वो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है और उसके साथ में हम लोग उस पर जो कार्रवाई, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको भी हम बहुत जल्दी ही शुरू करेंगे। सर्वे की रिपोर्ट आते तो इस पर पूरी कार्रवाई होगी। बहुत सारे बेसमेंट पास तो हैं, इनफैक्ट कमर्शियल जितने भी बने हुए हैं बिल्डिंग्स उसमें बेसमेंट पास है, लेकिन बेसमेंट में जो एक्टिविटीज अलाउड है वो कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो ये सर्वे में हमारे दो पार्ट है, पहले कि नक्शा पास है कि नहीं पास है। पास नहीं है तो प्राइमा फेसी वो रॉन्ग है, और अगर पास है लेकिन वो पार्किंग में पास है और उसमें कुछ और एक्टिविटी हो रही है तो उसकी भी रिपोर्ट बन रही है, तो वो भी उस पर भी कार्रवाई होगी। उधर ललितपुर के नेहरू महाविद्यालय का एक मामला सामने आया है, जहां महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विद्यालय प्रबंध समिति का जमकर प्रदर्शन किया। जो छात्र छात्राएं कोगेज प्रशासन की ओर से छात्रवृत्ति फॉर्म फॉरवर्ड न होने से नाराज हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के एसडीएम ने दोनों पक्षों का मामला शांत कराया। एक साल से बराबर आंदोलन था विद्यार्थी परिषद इस मामले को लेकर, क्योंकि मामला था विद्यार्थी परिषद ने जो मामला उठाया था कि इस कॉलेज के 1447 ऐसे बच्चे थे जिनके छात्रवृत्ति के फॉर्म फॉरवर्ड कॉलेज के द्वारा नहीं किए गए थे। कॉलेज ने इस चीज़ को माना है कि हमारी गलती थी और फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुए। बराबर आश्वासन दिया गया, कभी बोला गया कि जो छात्र निधि है, पूरा छात्र निधि है, उससे बच्चों को कुछ राशि दी जाएगी, लेकिन ये वो समय आ गया जब बच्चों के प्रवेश होते हैं। जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई वो बच्चे प्रवेश लेने में कतरा रहे, पैसे थे नहीं उनके पास, तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। दोबारा आज जब प्रबंध समिति की दूसरी बैठक आयोजित हुई, पहली बैठक में अवगत करा चुके थे, दूसरी बैठक में बातचीत करने के बाद कोई विरोध नहीं निकला, इसलिए ये कदम विद्यार्थी परिषद को उठाना पड़ा। अंततः सब एसडीएम महोदय और सीओ साहब के साथ समक्ष बैठ के प्राचार्य महोदय ने लिख के दिया है कि यहाँ जो सरकारी महाविद्यालय के जितने कोर्सेज हैं बीए एमए, उनमें जितने बच्चों के फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुए थे, कोई भी कैटेगरी का, उन सबकी फीस माफ रहेगी। और अदर जो सेल्फ फाइनेंस वाले हैं उनका एक आर्थिक आधार तय करके कि इस आधार पे बच्चों का माफ कर सकते हैं, इतना फंड हमारे पास रहेगा, और वो उनकी समस्या है वो कहाँ से फंड उसको लेके आते हैं, उस आधार पर बच्चों के लिए राहत दी जाएगी। और दूसरा ये कि जिन बच्चों के फॉर्म फॉरवर्ड हुए थे उनकी कितनी स्कॉलरशिप आई, इसका मानक देख के उन बच्चों को उतना ही राहत। प्रबंध समिति की बैठक चल रही थी और यहाँ पर एक जो छात्रवृत्ति फॉरवर्ड वाला मामला पिछले दिनों से कई दिनों से चल रहा था, जिसमें कॉलेज प्रशासन, जिसमें प्राचार्य और अन्य लोगों की लापरवाही के कारण वो फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुए थे, इसलिए वो छात्र आंदोलित हो गए और उन्होंने हम लोगों का घेराव किया। और उसके चलते एसडीएम साहब आए, सीओ साहब आए, बैठकर वार्ता हुई और उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि छात्रवृत्ति न मिलने के कारण जो छात्र हैं वो प्रवेश से वंचित नहीं रहेंगे, उनकी हर संभव मदद की जाएगी।